आप सभी का जवाहर नवोदय क्लासेज में स्वागत है। आज मैं भारती आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ रीजनिंग का पहला चैप्टर, पहला पार्ट, जिसके हमने 3 प्रकार हम पहले कर चुके हैं, जिसमें भिन्न आकृति परीक्षण हम पढ़ने वाले हैं। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब 3 प्रकार हमने पढ़े थे, कि भिन्न आकृतियाँ वे आकृति होती है जो अपने किसी गुण व आकार के आधार पर दी हुई आकृतियों से अलग होती है। अब वो आकृतियाँ कौन कौन सी हो सकती है, तो ये बात मैंने आपको पहले ही वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। अब हम आगे से आगे का पढ़ेंगे। अब हम पहुंच चुके थे प्रकार नंबर 4 पर। पहुंच चुके हैं प्रकार नंबर 4, विविध चिन्हों के प्रकार। इसमें जो आकृतियाँ होती है वो अपने चिन्ह के आधार पर अलग होती है। जैसे कि मैंने परिभाषा में भी लिखा हुआ है, वह आकृति जो अपने चिन्हों के आधार पर दी गई आकृति से भिन्न होती है। अब चिन्ह क्या क्या हो सकते हैं? अब वो चिन्ह कोई भी हो सकता है, जैसे कि ये भी एक चिन्ह है, 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 या फिर आकृतियों को ही हम चिन्ह में रख सकते हैं। जैसे कि ये 2 प्रकार की आकृति है, अगर हम इनकी भी दिशा बदल देते हैं तो ये अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे। अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ, जैसे अब क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से देखना। ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा चिन्ह अलग है, किस चिन्ह के आधार पर हमारा क्वेश्चन दी गई आकृतियों से अलग है। अब हम ए में पढ़ेंगे। हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त के अंदर 2 चिन्ह दिए हुए हैं, एक प्लस और एक गोला। तो ये जमा का निशान है, जो कि एक खड़ी लाइन और एक लेटी लाइन से बनता है। बी में हम देखेंगे कि हमारे पास वही वृत्त के अंदर 2 चिन्ह दिए हुए हैं। जब हम सी में आएंगे, सी में देखेंगे हमारे पास 2 चिन्ह तो है, लेकिन हमारे पास गुना का निशान है, जो 2 तिरछी लाइनों से बनता है, आपस में एक दूसरे के काटते हुए। और जब हम डी में आएंगे, डी में हम देखेंगे हमारे पास एक प्लस जमा का निशान है और एक बिंदु है। तो हमारा अलग कौन सा हुआ? यहाँ पे हमारा जमा है, यहाँ पे भी जमा है और यहाँ पे भी जमा है। तो हमारा यहाँ पे क्या है? गुना। तो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? सी के साथ। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे। आप लोगों को जैसे ही क्वेश्चन 1 अच्छे से समझ में आया है, आप क्वेश्चन नंबर 2 को खुद से भी कर सकते हो। ए में जब आप देखोगे हमारे पास 2 तीर है, दोनों एक नीचे की तरफ जा रहा है और एक अपने दाएं तरफ जा रहा है, जो कि जिसको हम राइट साइड बोलते हैं। ये राइट साइड है दाएं तरफ और ये नीचे की साइड है। तो हम देखेंगे कि इनके जो साथ है 2 जमा के निशान हैं, 2 जमा के चिन्ह हैं। बी में जब हम देखेंगे तो बी में हम देखेंगे हमारे पास 2 गुना के चिन्ह हैं। जब हम सी में आएंगे, सी में भी हमारे पास जमा के 2 चिन्ह हैं। डी में आएंगे, डी में भी हमारे पास जमा के 2 चिन्ह हैं। तो यहाँ भी हमारा जमा है, यहाँ पे भी जमा है और डी में भी जमा है। जबकि हमने बी में देखा, बी में देखने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे हमारे 2 गुना के चिन्ह हैं। तो फिर हमारा अलग कौन सा हुआ? बी, क्योंकि इसके जो चिन्ह है वो बाकी के 3 आकृतियों के चिन्हों से मिलते जुलते नहीं हैं, वो बिल्कुल अलग है। अब सी क्वेश्चन नेक्स्ट आप देखोगे, ये मैंने आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए रखा है उदाहरण में। अगर आप लोगों को 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत आराम से कर सकते हो। मैं आप लोगों को 10 सेकेंड का समय देती हूँ, तब तक आप लोग इसको करके देखिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ये कर लिया होगा, क्योंकि आप लोगों ने 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे थे। अब हम जब एग्जाम्पल को देखेंगे तो हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारे पास जो चिन्ह है, अगर आपने ध्यान से इनको देखा होगा तो हमारे पास चारों ही आकृतियों में गुना के चिन्ह हैं। तो फिर हम देखेंगे कि फिर हमारा अलग किस आधार पे है। फिर हम दी हुई आकृति को देखेंगे कि आकृति में तो कोई अलग नहीं है। जब हम आकृति में देखेंगे तो हमें देखने के बाद पता चलेगा कि हमारी जो अंदर की जो लाइन है, सभी लाइन एक दूसरे को कॉर्नर को इस आकृति के जो कोने हैं ये मिले हुए हैं इस दिशा में, जबकि हमारे आकृति के जो दाईं तरफ है मिले हुए हैं, और जो हमारा ए है वो लाइन आकृति के बाएं तरफ वाले कोने पर है। और जबकि बी, सी और डी में हमारी जो लाइन है आकृति के
दाएं कोने में है और बाएं की तरफ हमारा गुना का निशान है। सी में भी हमारे दाएं तरफ लाइन है, बाएं तरफ हमारा गुना का निशान है। बी में भी जब हम ए में आएंगे, ए में हम देखेंगे कि हमारे बाएं तरफ लाइन है और दाएं तरफ गुना का निशान है। दाएं को अब हम बोलते हैं राइट और बाएं को बोलते हैं लेफ्ट। आई होप आप अच्छे से समझ सकते हो इस बात को। तो हमारा फिर अलग कौन सा हुआ? ए, क्योंकि इसकी जो दिशा है वो अलग है। चिन्ह तो हमारे सभी आकृतियों के एक जैसी है, लेकिन आकृति की जो दिशा है वो चिन्हों को अलग करती है। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पांचवा प्रकार। पांचवें प्रकार में हम पढ़ेंगे आकृतियों की रेखाओं का परिमाण। इसमें जो आकृतियाँ होती है वो अपनी रेखाओं के आधार पर होती है, उनमें हमें रेखाओं की गिनती करनी होती है और वो उन रेखाओं के आधार पर ही अलग होती है। या तो वो रेखाएं किसी भी प्रकार से हो सकती है, जैसे कि हम आगे सवाल में देखेंगे। परिभाषा देखते हैं हम, दी गई आकृतियों में एक निश्चित प्रारूप में समानता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ हमें आकृतियाँ दी हुई होती है जिसमें जो 3 आकृतियाँ होती है वो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के जैसी होती है, मतलब एक दूसरे के तरह दिखती है। और जो एक आकृति होती है वो बिल्कुल अलग होती है और हमें वही अलग आकृति छांटनी होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कि हमारे पास एक आकृति है 4 लाइनों की, 1 2 3 4। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास अंदर भी एक आकृति है, ये देखेंगे कि हमारे पास ये 3 लाइनों की है। तो हमारा यहाँ से ये हुआ कि हमारे पास जो बाहर की जो आकृति है वो 4 लाइनों की है और अंदर की जो आकृति है वो 3 लाइनों की है। जब हम बी में आएंगे, बी में हम वही देखेंगे, हमारे पास जो आकृति है ये 6 लाइनों की है बाहर वाली, और अंदर वाली जो आकृति है वो 3 लाइनों की है, 5 लाइनों की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये भी हमारे पास एक जैसी हो गई कि बाहर एक लाइन ज़्यादा है, अंदर की जो आकृति है उससे एक। जब हम सी में आएंगे, सी में हम देखेंगे कि हमारे पास 1 2 3 4 5 लाइनों की एक आकृति है बाहर, और अंदर देखेंगे हमारे पास 3 लाइनों की आकृति है। जब हम डी में आएंगे, डी में हम देखेंगे हमारे पास 5 लाइनों की आकृति बाहर है और 4 लाइनों की आकृति अंदर है। इसका मतलब ये हुआ अंदर की जो आकृति है वो एक लाइन कम है और जो बाहर की आकृति है वो अंदर की आकृति से एक लाइन ज़्यादा है। जबकि हम सी में देखेंगे हमारे पास बाहर की 5 लाइनें हैं और अंदर की 3 लाइनें हैं। अंदर की जो आकृति है वो 2 लाइन कम है और बाहर की आकृति अंदर की आकृति से 2 लाइन ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? सी के साथ। तो हमारा उत्तर हुआ सी। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ध्यान से जब आप देखोगे कि इसमें एक चीज़ देखोगे, हमारे पास ये वाली जो आकृति है, ये 4 लाइनों की एक आकृति है, उसके साथ में जो आकृति है वो भी हमारी 4 लाइनों की एक आकृति है। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों आकृति बिल्कुल एक जैसी है। जब हम बी में आएंगे, बी में देखेंगे कि हमारे पास बी में भी ये आकृति और ये वाली नीचे वाली आकृति और ऊपर वाली आकृति बिल्कुल एक जैसी है। जब हम सी में आएंगे, सी में हम आने के बाद देखेंगे कि हमारे पास जो नीचे वाली आकृति है ये 3 लाइनों की एक आकृति है, लेकिन ऊपर वाली जो आकृति है ये हमारे पास 4 लाइनों की एक आकृति है। तो जब हम डी में आएंगे, डी में देखेंगे कि हमारे पास ऊपर की जो आकृति है वो 3 लाइनों की एक आकृति है और नीचे वाली जो आकृति है वो भी 3 लाइनों की एक आकृति है। तो इसका मतलब ये हुआ ये भी हमारी एक जैसी आकृति है, बी में भी हमारी एक जैसी आकृति है और सी में जो हमारी आकृति है वो बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि ऊपर की आकृति 4 लाइनों की है और नीचे की आकृति 3 लाइनों की है। अब आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, आकृतियों की रेखाओं का परिमाण भी अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि जो आकृतियाँ होती है वो अपनी रेखाओं के आधार पर अलग होती है या फिर अपनी आकृतियों के आधार पर अलग होती है। अब मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल लिखा है प्रैक्टिस के लिए। आप इसको 10 सेकंड का मैं आपको टाइम देती हूँ, आप इसको करना फिर मुझे बताना। आप लोगों ने, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा
और अगर आप लोगों को एक और दो अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इसको बहुत अच्छे से बहुत जल्दी कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझा देती हूँ। हम ए में देखेंगे कि हमारे पास 4 लाइनों की एक आकृति है और अंदर हमारे पास 3 लाइनों की एक आकृति है। तो बी में जब हम आएंगे, बी में देखेंगे कि हमारी अंदर की आकृति और बाहर की जो आकृति है वो बिल्कुल एक जैसी है। सी में देखेंगे, सी में भी हमारी अंदर की आकृति और बाहर की आकृति बिल्कुल एक जैसी है। डी में देखेंगे, डी में भी हमारे पास बाहर की आकृति और अंदर की आकृति बिल्कुल एक जैसी है। जबकि हमारी जो ए में आकृति है वो अंदर की अलग है और बाहर की अलग है। तो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? ए के साथ। अगले हम पहुंच चुके हैं छठे प्रकार पर। छठे प्रकार में हम देखेंगे आकृतियों का घूर्णन। इसमें दी हुई आकृतियाँ अपने घूर्णन के आधार पर अलग होती है। अब कोई आकृति किस आधार पर अलग हो सकती है, जैसे कि घूर्णन क्या हो सकता है, हम इससे समझ सकते हैं। ये दिशाएं या तो वो दिशा के आधार पर अलग होगी, जैसे कि ये पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। या तो ये अपने दिशा के आधार पर घूमेगी या फिर घड़ी की सुई के आधार पर। जैसे कि घड़ी की सुई घूमती है, वो कैसे घूमती है, जैसे कि ये कोई घड़ी है, सुई हमेशा कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है, वो हमेशा ऐसे क्लॉकवाइज, मतलब अपने ऐसे घूमती है वो दाईं तरफ। वो सभी को पता है वो अपने दाईं तरफ घूमती है ऐसे, ठीक है। जैसे अब या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगी या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, जिसको हम बोल सकते हैं या तो अपनी दक्षिणावर्त घूमेगी, यहाँ से ऐसे घूमेगी दक्षिणावर्त। अगर घड़ी सही दिशा में चल रही है तो वो अपने दक्षिणावर्त घूमेगी ऐसे, ठीक है। या फिर अगर वो गलत चल रही है तो वो अपने दक्षिणावर्त के अलावा वो वामावर्त घूमेगी। वामावर्त क्या होता है? वो वामावर्त ऐसे घूमती है अपने उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम वामावर्त बोलते हैं। या तो वो अपनी इस दिशा में घूमेगी कोई भी आकृति, या अपने इस दिशा में घूमेगी कोई भी आकृति। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सी आकृति किस दिशा में घूमी हुई है, या फिर हम इन लॉजिकों को थोड़ा ध्यान में न रखते हुए बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे, ताकि हम इनमें भी थोड़ा कंफ्यूज ना हो और हम अपनी आकृतियों को भी अच्छे से कर पाए। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देखोगे कि हमारे पास एक आकृति है और आप उसमें देखोगे कि सभी के अंदर एक खड़ी लाइन है और एक लेटी लाइन है। खड़ी लाइन ये होती है, लेटी लाइन ये होती है। तो आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे ये 90 डिग्री का एक कोण बना रही है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये हमारी अपने दाएं तरफ है, क्योंकि ये जो कोण है ये हमारा दाएं तरफ बना हुआ है। ये जब कोण बनेगा ये हमारे बाएं तरफ बनेगा, जिसको हम राइट साइड बोलते हैं। ये हमारा दाएं तरफ है। बी में जब आप देखोगे, बी में भी हमारा 90 डिग्री का एक कोण बना हुआ है, वो भी हमारे दाएं तरफ है। लेकिन जब आप सी में देखोगे, सी में देखोगे कि हमारे पास है तो 90 डिग्री का ही कोण, लेकिन वो हमारे बाएं तरफ है, हमारे लेफ्ट साइड में है। और डी में देखोगे, डी का भी हमारा दाएं तरफ है, राइट साइड में। ए, बी और डी हमारी जो आकृति है ये बिल्कुल एक जैसी है और एक ही दिशा में जा रही है तीनों आकृतियाँ। लेकिन जो हमारी सी है ये हमारा पश्चिम दिशा में, इसका जो मुंह है ये वाला, ये पश्चिम दिशा में है और हमारा जो ये है ये हमारे सभी पूर्व दिशा में है। तो हमारा कौन सा अलग हुआ? सी। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसी को रिलेट करते हुए दूसरे को देखना। दूसरे में जब आप देखोगे हमारे पास ए में जो आकृति है वो पूर्व दिशा से होते हुए वो उत्तर की तरफ जा रही है, पूर्व दिशा से होते हुए। जब आप बी में देखोगे, बी में भी ये पूर्व की दिशा से होते हुए जा रही है उत्तर में। जब आप सी में देखोगे, सी में देखोगे कि सी में भी ये पूर्व की तरफ से होते हुए उत्तर दिशा में जा रही है, ऐसे कि ऊपर की साइड में, जैसे कि जितनी भी बड़ी हमें आकृति बनानी हो तो वो अपने जा सकती है। डी में देखोगे, डी में आप देखोगे कि हमारे पास जो आकृति है ये हमारी पश्चिम दिशा में जा रही है ऊपर की तरफ,
तो हमारी अलग आकृति कौन सी हो गई? डी, क्योंकि इसकी जो दिशा है वो पश्चिम दिशा में है और ए बी सी इनकी जो दिशा है वो पूर्व दिशा में है। तो हमारा अलग कौन सा हुआ? डी। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए है। आप लोगों को मैं 10 सेकंड का समय देती हूँ, आप इसको करके देखना, फिर मुझे बताना कि हुआ या नहीं हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बहुत अच्छे से समझा है। 3 में जब आप देखोगे हमारे पास 4 आकृतियाँ दी हुई है और चारों ही आकृतियाँ अपने एक कोण पर घूमी हुई है, एक डिग्री पे घूमी हुई है। और वो डिग्री कौन सी है? 180 डिग्री। यहाँ से शुरू होकर यहाँ से आकृति थी, यहाँ से शुरू होकर अपने 180 डिग्री पे घूमी। तो बी में हमारी जो दिशा यहाँ से शुरू हुई, कोई आकृति यहाँ से घूमी, तो बी में ये हमारी 180 डिग्री पे घूम के यहाँ आ गई। जो हमारी ऊपर की जो आकृति है ये अपने 180 डिग्री कोण पे घूमती है, यहाँ से घूमेगी। तो जो हमारा एक सर्कल के अंदर का जो ये कोण होता है ये हमारा पूरा 360 डिग्री का होता है। जब इसका हम आधा करते हैं तो ये हिस्सा हमारा 180 डिग्री का है और ये हिस्सा हमारा 180 डिग्री का है। जब यहाँ से कोई आकृति घूमती है तो वो घूमते घूमते यहाँ आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ इसने अपना 180 डिग्री पूरा कर लिया है। यहाँ से घूमते घूमते शुरू हुई थी और ये यहाँ के रुक गई। हमारी जो अंदर की आकृति है ये अपने 90 डिग्री पर घूम रही है। 90 डिग्री कितना होता है हमारा? इसका हिस्सा, आधा हिस्सा। 180 का आधा 90, यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90 है। जब ये अपने इस दिशा से घूमी तो ये यहाँ से चलते हुए यहाँ पे आ गई। तो बी में आपने देखा कि ये यहाँ पे आ गई और ये अपने 90 डिग्री अपने बी में देखेंगे कि बी में भी हमारी जो आकृति अंदर वाली, बाहर वाली 180 घूमी है और अंदर वाली जो आकृति है ये हमारी 90 डिग्री घूम के यहाँ आ गई और इन चिन्हों की जो दिशा है वो बदल गई है। जब आप सी में देखोगे तो सी में भी ये वाली जो आकृति है ये घूम के 180 डिग्री यहाँ पे आ गई और यहाँ पे जो इसकी जो दिशा है ये इधर की साइड हो गई, पूर्व की पश्चिम की साइड। जब आप डी में आओगे तो डी में देखोगे हमारी जो ये आकृति है यहाँ से घूमने के बाद यहाँ आनी चाहिए थी, यहाँ पे इस दिशा में, जो कि ये दिशा है हमारी पूर्व की तरफ। जो हमारा तीर है ये घूम के 180 डिग्री पर पूर्व की दिशा में आना चाहिए था डी में, लेकिन हमारे पास ये ऐसा नहीं है, ये वापस से पश्चिम दिशा में है। जबकि हमारा यहाँ पे 180 डिग्री का कोण फॉलो हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, इन तीनों में एक ही प्रकार से पूरा हो रहा है। लेकिन जो हमारा डी है, डी का जो टाइप है, जो प्रकार है, वो 180 को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है और न ही जो अंदर की आकृति है वो 90 डिग्री को पूरा कर पा रही है। क्योंकि जो यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 डिग्री का, तो ये यहाँ से घूम के ऐसे आ जाएगी और जो ये हमारा तीर का स्टार है ये यहाँ आ जाएगा और जो बिंदु है वो वहाँ चला जाएगा दूसरी दिशा में, पूर्व की तरफ, अपने दाएं तरफ, और जो ये बाएं तरफ आ जाएगा, जो कि हमारा ये डी पूरा नहीं कर पाया है। तो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? डी के साथ। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रकार नंबर 7। प्रकार नंबर 7 में हम पढ़ेंगे पैटर्न में समानता। इसका मतलब होता है जो हमें आकृतियाँ दी हुई होती है वो किसी न किसी पैटर्न पर आधारित होती है और 3 आकृतियाँ एक दूसरे के समान होती है और एक आकृति बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि दी गई आकृतियों में 3 आकृतियाँ समान पैटर्न पर होती है जबकि एक अलग होती है, और जो आकृति अलग होती है वही आकृति हमें इन दी हुई आकृतियों में से छांटनी होती है। जैसे हम ए में देखेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम देखेंगे कि हमारे पास एक गोला है, गोले के 4 हिस्से किए हुए हैं, चारों ही समान भाग है। बी में आएंगे, बी में हम देखेंगे हमारे पास 2 त्रिभुज है और दोनों ही त्रिभुज के समान भाग किए हुए हैं। थोड़ा आकृति छोटी बड़ी हो गई तो आप वो चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये समान भाग किए हुए हैं दोनों ही आकृतियों के, ये भी और ये भी। जब हम सी में आएंगे, सी में हम देखेंगे
कि हमारे पास जो आकृति है ये इसके भी समान भाग है, चारों के एक ही भाग है। लेकिन जब हम डी में आएंगे, डी में आने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास चारों ही जो भाग है वो अलग अलग है, और जो ए बी सी में जो चारों भाग है वो एक जैसे है, और डी के जो चारों भाग है वो बिल्कुल अलग है। तो हमारा आंसर किसके साथ गया? डी के साथ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। 2 में हम देखेंगे कि हमारे पास एक आकृति दी, 4 आकृतियाँ दी हुई है, और वही हमें पैटर्न के आधार पर अलग करनी है। जैसे कि हमारे पास ये आकृति है, इसमें 4 भाग दिए हुए हैं और चारों ही भाग बराबर हिस्सों में बटे हुए हैं। जब हम बी में आएंगे, बी में हम देखेंगे कि बी में भी हमारे पास 4 भाग है और चारों ही भाग बराबर हिस्सों में बटे हुए हैं। बी के जो भाग है वो 4 वर्ग में बटे, 4 डब्बों में बटे हुए हैं वर्ग में। लेकिन ए का जो हिस्सा है वो हमारा त्रिभुज के आधार पर बटा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज के आधार पर बटे हुए हैं और ये वर्ग के हिसाब आयत के आधार पर बटे हुए हैं। ये इस हिसाब से बटे हुए हैं बी में, और ए में हमारे त्रिभुज के आधार पर बटे हुए हैं। सी में भी जब हम देखेंगे कि हमारे त्रिभुज के आधार पर ही बटे हुए भाग हैं, और डी में भी हमारे त्रिभुज के आधार पर ही बटे हुए भाग है। जब हम देखेंगे कि हमारा अलग कौन सा हो गया? बी, क्योंकि बी का जो हिस्सा है वो आयत में दिया हुआ है, वो आयत के आधार पर बटा हुआ है। लेकिन जो ए सी और डी का जो हिस्सा है वो हमारा त्रिभुज के आधार पर बटा हुआ है। तो इन तीनों में एक ही पैटर्न पे आधारित है और बी हमारा अलग पैटर्न पर आधारित है। आप लोगों को अच्छे से दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप लोगों को मैं 10 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप तब तक इसको करो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ये कर लिया होगा। जब हम बी में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि हमारे पास जो अंदर की जो आकृति है वो एक बाहर की एक आकृति है और अंदर भी एक आकृति है। ये आकृति हमारे बिल्कुल बराबर हिस्सों में बटी हुई है, और हमारी एक खड़ी लाइन है और एक लेटी लाइन है जो इसको बराबर हिस्सों में बांट रही है। और हमारे पास जो अंदर के जो चिन्ह हैं उनको भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हमें इन आधार पर भी क्वेश्चन को अलग कर सकते हैं। बी में भी हम देखेंगे कि हमारे जो बराबर के हिस्से बटे हुए हैं, लेकिन जो हमारे अंदर के जो चिन्ह है वो भी उन हिस्सों की ही दिशा में है। जिस हिसाब से हमारे ए वाले हिस्से हैं ऐसे ही हमारे बी है। सी में भी जब हम देखेंगे कि हमारे जो चिन्ह हैं एक दूसरे को एक अलग अलग हिस्सों में बांटते हुए अलग है, और इनके जो चिन्ह है वो अंदर है। इनका जो चिन्हों का जो मुंह है, ये वाला हिस्सा ये बाहर की तरफ है, जो जहाँ पे ये 2 चिन्ह मिल रहे हैं वो अंदर की तरफ है। लेकिन जब हम डी में आएंगे, डी में हम देखेंगे हमारे जो चिन्ह है वो बिल्कुल बाहर वाली लाइन के साथ साथ है। जहाँ पे डी में देखेंगे कि हमारे जो चिन्ह है वो बाहर वाली लाइन के साथ साथ हैं, और ए बी और सी के जब हम देखेंगे हमारे जो चिन्ह है वो अंदर वाली लाइन के बिल्कुल साथ साथ है। तो हमारा आंसर इस आधार पर कौन सा अलग हुआ? डी, क्योंकि डी के जो चिन्ह है वो बाहर वाली लाइन के साथ साथ है, और ए बी सी के जो चिन्ह है वो अंदर वाली लाइन के साथ साथ है। अब हम प्रकार नंबर 8 में पढ़ेंगे लेखन पद्धति। लेखन पद्धति में क्या होता है कि हमारे पास कुछ आकृतियाँ दी हुई होती है, जिनमें 3 आकृतियाँ अपने किसी एक आधार पर लेखन पद्धति के आधार पर ही एक जैसी होती है। जैसे कि दी गई आकृतियों में 3 आकृतियाँ अपने लेखन पद्धति के आधार पर एक जैसी होती है, जबकि एक आकृति अलग होती है, और जो आकृति अलग होती है वही आकृति हमें छांटनी होती है। अब लेखन पद्धति के आधार पर अलग कैसे हो सकती है? या तो हम कोई आकृति अपने हाथ से जैसे बनाते हैं, ये कोई आकृति है, ये कोई आकृति है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इन आकृतियों को बिना हाथ उठाए, या फिर कोई अक्षर हुआ, जैसे कि हमारा ये कोई अक्षर हुआ जेड या फिर एन, बिना हाथ उठाए कुछ लिखना, तो वो लेखन पद्धति होती है। जैसे कि हम जेड और एन को बिना हाथ उठाए लिख सकते हैं जब हमें
अगर ए लिखना है तो वो हमें हाथ उठाकर लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा इसका मतलब ये हुआ, ये हमने हाथ उठा के लिखा है और इनको हमने बिना हाथ उठाए ही लिख दिया। तो इस आधार पर ये अलग हो सकते हैं, या फिर ये आकृतियों के आधार पर भी हो सकते हैं। जैसे कि कोई आकृति हम बिना हाथ उठाए बना सकते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारे पास कोई आकृति। और लेखन पद्धति में ही हम उन सवालों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि या तो ये गिनती के आधार पर अलग हो सकते हैं या ये संख्याओं के आधार पर भी अलग हो सकते हैं। अब संख्याओं में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि सम संख्याएं या विषम संख्याएं। अब सम संख्याएं कौन सी होती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही आगे आगे ये सम संख्याएं होती हैं। एक छोड़कर एक से शुरू करते हैं, एक हमारी विषम संख्या है, उसके बाद 2 हमारी सम है, 3 हमारी विषम है, 4 हमारी सम है, 5 हमारी विषम है, 6 हमारी सम है, 7 हमारी विषम है। तो इसी आधार पर ये संख्याएं हो सकती है, सम या विषम के आधार पर। और ये या तो ये सम या विषम के आधार पर हो सकती हैं, या फिर ये कोई शब्द भी हो सकते हैं, जैसे कि फलों के नाम, सब्जियों के नाम, रंगों के नाम। इस आधार पर भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आप आगे आगे इनको पढ़ोगे आप लोग। जिन आगे आगे मैं आप लोगों को इनको अच्छे से करवाऊंगी। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखना। जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन बिना हाथ उठाए भी हम लिख सकते हैं, कुछ अक्षर। जैसे कि हमारा ये सी हो गया, ये हमने बिना हाथ उठाए लिखा है। जैसे जेड हो गया, ये हमने बिना हाथ उठाए लिखा है। एन हो गया, ये भी हमने बिना हाथ उठाए लिखा है। लेकिन हमारा जो टी है, ये हमने पेन उठा के लिखा है, क्योंकि पहले हमने ये लाइन खींची, पेन उठ गया, फिर हमने ये लाइन खींची। तो हमारा अलग कौन सा हुआ, बी, क्योंकि ए, सी और डी एक ही समान, एक जैसे हैं बिल्कुल, और जो बी है ये हमारा बिल्कुल अलग है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आओगे और 2 पे देखोगे कि मैंने आपको बताया था कि ये संख्याओं के आधार पर भी अलग हो सकते हैं, जैसे कि सम संख्या और विषम संख्या। 2, 4, 8 ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं, 2, 4 और 8 ये हमारी सम संख्याएं हो गई, और 11 हमारी कौन सी संख्याएं हैं, विषम। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा 11 बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि 11 हमारी विषम संख्या है और 2, 4 और 8 ये हमारी सम संख्याएं हैं। अब आप लोगों के लिए तीसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखा है प्रैक्टिस के लिए, आप इसको करके देखिए। मैं आपको थोड़ा समय देती हूँ 10 सेकेंड का। जब आप 3 में देखोगे तो 3 में आप लोगों को ध्यान से देखने के बाद पता चल जाएगा, मैंने आपको बताया था कि ये फलों के नाम के आधार पर भी अलग हो सकते हैं। जैसे कि केला को हम खाते हैं, लीची भी हम खाते हैं और आम भी हम खाते हैं। जबकि जो फल है, ये तीनों को जब हम एक साथ रख देते हैं, आम, केला, लीची, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो उनको हम फल बोलते हैं। तो हमारा अलग कौन सा हुआ, फल, क्योंकि ये तीनों ही फल है और फल कोई खाने की चीज़ नहीं है। जब हम कुछ चीज़ों को एक साथ इकट्ठा रख देते हैं तो उनको हम फल बोलते हैं। तो हमारा अलग हुआ फल। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सारे प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। 1 से लेकर 8 प्रकार मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अब आप सभी अपनी बुक को लेकर उसमें भी जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनको कर देखेंगे, और जहाँ क्वेश्चन आपको नहीं बनेंगे वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन रखूँगी। आप उन क्वेश्चन को करना, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे हर एक क्वेश्चन को, और आपका ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।